गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। बेटा आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉलम्स लॉ पढ़ा था एंड आफ्टर दैट आपने गॉस लॉ पढ़ा था, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए एक मैं बेसिक सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लॉ ले रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वाइट-साहब लॉ। क्वेश्चन ये है कि मान के चलो कि ये एक कंडक्टर है और इसमें ये करंट मूव कर रहा है। इट मीन्स इसके सराउंडिंग में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और किसी पॉइंट पर मैग्नेट फील्ड निकालनी हो तो इस लॉ के को यूज़ करके वो मैग्नेट फील्ड आप निकाल सकते हैं। होगा क्या कि अगर मैं इस करंट का ये स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ और उस स्मॉल एलिमेंट अगर उसमें करंट नहीं है ना, तो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ एल है, इसे हम बोलेंगे, इसका नाम आएगा सिंपली स्मॉल एलिमेंट। लेकिन मान के चलो कि इस कंडक्टर में करंट भी है, तो स्मॉल एलिमेंट में भी करंट होगा, तब उसे मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और जो स्मॉल है इसमें वेक्टर, तो ये हमारे पास इस समय आपने इसका नाम रख दिया करंट एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि करंट एलिमेंट जो है ये एक आपने वेक्टर क्वांटिटी मान ली। जैसे एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्मॉल एरिया और उस पे परपेंडिकुलर लगाने के बाद आपने उससे वेक्टर क्वांटिटी मान लिया था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, है ना। तो ऐसे ही जब एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ किसी मैं कंडक्टर का, अगर उसमें करंट नहीं है तो दैट इज स्मॉल एलिमेंट, है ना। लेकिन अगर उसमें करंट जा रहा तो उस एलिमेंट से, वो एलिमेंट जहाँ पर लेता हूँ जहाँ पे लेता हूँ करंट तो उतना ही जाएगा पूरे कंडक्टर में। तो आई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो आई डी एल बन गया, आई डी एल, उसके ऊपर देखिए मैंने वेक्टर का साइन भी डाल दिया, तो आई डी एल को आप करंट एलिमेंट का नाम दे सकते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वाइट-साहब लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट पर कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर का एक करंट एलिमेंट लेंगे, और उस करंट एलिमेंट के कारण कितनी मैग्नेट फील्ड यहाँ पे आएगी, और फिर उस फील्ड को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मैग्नेट फील्ड पी पॉइंट पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल एलिमेंट तो इस कंडक्टर के बहुत सारे हैं और हर एक एलिमेंट में एक ऐसा करंट जा रहा है ना। तो इट मीन्स बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं, और एक करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फिर उसको इंटीग्रेट करिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण है, इसलिए मैं उसे स्मॉल डी बी लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड डी बी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट, अब करंट एलिमेंट कैरिंग करंट आई कहाँ पर निकालनी है, एट अ पॉइंट और डिस्टेंस, और ये याद रखिए कि डिस्टेंस जो है उस करंट एलिमेंट से ही लेना है, एट अ पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम इट इज गिवन बाय। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के, इट मीन्स आई डी एल साइन ऑफ थीटा, और जितने डिस्टेंस पे वो है पॉइंट उसके। तो जहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना उसमें करंट है। मैग्नेट फील्ड वो बन रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी आपने ली है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। अब ये चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाला है। देखिए एंगल कौन सा है, अगर मैं कहता हूँ कि पॉइंट पी इधर है और करंट ऐसे चल रहा है, तो आपने जे वाला एंगल लेना है। अगर करंट ऊपर की तरफ चल रहा है तो आपने जे वाला एंगल ले लेना है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डी बी इजकल टू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा एंगल है स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट को मिला के जो लाइन आई है ना, कंडक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस चीज़ को याद रखें।
और एक चीज़ और, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना डिस्टेंस है करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P जो है उनको मिला के जो लाइन बनती है ना, उसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। आपने ये लिखा। अगर मैं इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, इन वेक्टर फॉर्म, तो जैसा कि आप जानते हैं, तो मुझे यहाँ डी वी के ऊपर वेक्टर का साइन दे दिया, बाकी ये चीज़ यही रहेगी, आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था कि जब फोर्स के ऊपर वेक्टर लिखा तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ साथ डायरेक्शन भी देने पड़ेगी। तो डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर से ही डायरेक्शन दी जाती है। बट आपने ये भी पढ़ा अभी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड, है ना। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसी चीज़ को ये लिख लें कि आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह पे लिख लें वेक्टर अपॉन, तो उस समय आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि ये मैंने कर दिया आई डी एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यू। तो एक वेक्टर की फॉर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास साइन थीटा आता है। तो ये साइन थीटा क्यों हट गया, क्योंकि आइडियल ऑलरेडी मैंने बोला करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो साइन थीटा हट गया, राइट। अब उसके बाद आपने एक चीज़ यहाँ पे और करनी है कि डी बी की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो डी बी की डायरेक्शन आई डी एल और आर की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ना। परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। जैसे मैं आपको ये लिखूं ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि ए इधर है और बी इधर है और ये एंगल ए टू बी ऐसे बन रहा है, तो ए क्रॉस बी जो है ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ए जहाँ पर है बी जहाँ पर है ना। तो ये हमारे पास आप बोलेंगे ए क्रॉस बी, यही नीचे आ गया, ठीक है। तो एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ए क्रॉस बी मीन ए टू बी आप जा रहे हो, जहाँ ए क्रॉस टू ए टू बी आ रहे हो तो नीचे की तरफ आ रहे हो, तो ये आ गया। तो जहाँ पे भी जो भी हमारे पास मैग्नेट फील्ड बनेगी, डी वी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सी प्लेन, कंटेनिंग आइडियल एंड आर। जो भी आइडियल और आर की प्लेन होगी बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रहेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो के जो है याद रखें, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में के की वैल्यू जो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में के जब भी चार्ज की फिजिक्स होगी तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखते थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे। तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट जहाँ पे है वहाँ पे जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PERMEAVILITY, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो जहाँ म्यू नॉट की वैल्यू जो है 4 पाई 10 की रेस पावर -7 इसकी वैल्यू होती है, ये आप नोट रखे चले। तो इसका यूनिट जो है, तो इसका यूनिट वेबर मीटर इनवर्स होगा, राइट। तो म्यू नॉट की ये वैल्यू आ गई। अगर हम के की वैल्यू देखें तो आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो जब मैं म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये भी 4 पाई, तो इसका मतलब सिर्फ 10 की रेस पावर -7 वेबर मीटर इनवर्स है ना। देखिए ये आया कैसे, हमारे पास मैग्नेट फील्ड का यूनिट जो है टेस्ला होता है, और दूसरा अगर सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो एक हमारे पास टेस्ला और है एक हमारे पास गास, है ना।
तो 1 टेस्ला जो है 10 की रेज़ पावर 4 गॉस के बराबर है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से नोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने देखा फाई जो है वो बी ए, तो बी अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेस्ला, तो ए को लिखूँगा मैं मीटर स्क्वायर। अदरवाइज आपने एक और यूनिट याद रखना उसका, वेबर या मैक्सवेल, और 1 वेबर जो है 10 की रेज़ पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि चाहे आप क्या लिखें, वेबर लिखें या टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखें, ये फाई का ही यूनिट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो आपने लिखा डी वी इजकल टू के आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो मुझे के का यूनिट चाहिए, इट मीन्स डी वी आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। तो अब आइए डी वी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ टेस्ला, आर स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ मीटर स्क्वायर, आई को मैं लिखता हूँ एम्पियर, डी एल फिर लेंथ आ गया मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल, इट मीन्स टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि टेस्ला को रिप्लेस करता हूँ, है ना, तो आपने देखा कि टेस्ला जो है, टेस्ला अब यहाँ पे ये यूनिट आपने बनाया था कि टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर दोनों ही क्या हैं, फ्लक्स के यूनिट है। तो मैं टेस्ला की जगह पे अगर वेबर लिखना चाहूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं टेस्ला की जगह पे वेबर मीटर स्क्वायर लिखता हूँ तो हमारे पास ये देखिए क्या बन जाएगा, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, राइट। अब अगर हम एक दो केस ले लें कि मान के चलो थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया कि जो पॉइंट इधर के बजाय आपने पॉइंट कहीं इधर लिया हुआ है ना, तो स्मॉल एलिमेंट और उस पॉइंट को मिला के जो लाइन बनी वो बिल्कुल कंडक्टर पर ही आ गए, है ना। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में साइन थीटा आता है और साइन 0 तो 0 हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब हो गया कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और पॉइंट आपने इस तरफ लिया हुआ है और स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट को मिला के जो लाइन आती है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है ना। तो इस केस में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर ये कंडक्टर है, चाहे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं और उस पॉइंट को बिल्कुल वो पॉइंट अगर कंडक्टर में आगे करता हूँ या पीछे करता हूँ तो वो पॉइंट जो है बिल्कुल कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है ना, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है और मैंने पॉइंट यहाँ रखा है और मैं कंडक्टर को डिस्प्लेस करता हूँ नीचे की तरफ और बिल्कुल कंडक्टर उस पॉइंट पे आ जाता है, तो इसका मतलब हो गया वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है। अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूँ तो यू नो साइन 90 डिग्री जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी, आई बी डी एल बी साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाएगी। तो अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, अगर बिल्कुल हम क्या करते हैं कंडक्टर के परपेंडिकुलर ये पॉइंट लेते हैं जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया और बिल्कुल अगर वो पॉइंट जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, उससे और स्मॉल एलिमेंट को मिला के जो लाइन बनती है अगर वो बिल्कुल कंडक्टर के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो जहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं हो सकती। दिस इज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ White's law's। थैंक यू वेरी मच।